बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड ऑफ एंटी टेस्ट। बच्चों, हम लोग बात करेंगे अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और आल्सो कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल्स का जो रिजल्ट निकलता है उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पेश आती है और हम इसको बोलते हैं जनाब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे कि आपको यहाँ पर इस पर नज़र भी आ रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की प्रेस्क्राइब्ड डेफिनेशन जैसे कि आपकी बुक में लिखी हुई है वही मैंने बोर्ड पर लिखी है। द पोटेंशियल सेटअप व्हेन एन इलेक्ट्रोड द पोटेंशियल सेटअप when an electrode is immersed, is dipped in the aqueous solution of its own ions। यानी अगर जिंक रॉड का जिक्र किया जा रहा है तो वो जिंक एक्वस में डिप किया गया है, प्रॉब्ली जिंक सल्फेट हो सकता है या जिंक क्लोराइड हो सकता है। कॉपर को अगर बात हो रही है तो कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप किया गया है। सिमिलरली आयरन अगर है तो वाटर सॉल्युबल आयरन क्लोराइड या आयरन नाइट्रेट दिया गया, उसी में उसको डिप किया गया। इस तरह कंपैरिजन किया जाएगा। देखना ये है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए बेटा, मेटल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल खासा ज्यादा होता है आमतौर पर, एंड दे हैव ए हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये जिंक इस तरह से ऑक्सीडाइज होता है कि जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है और दो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो दिस जिंक स्ट्रिप एक्वायर अ नेट नेगेटिव चार्ज। ये देखिए इसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज आ गया और इस नेट नेगेटिव चार्ज की वजह से जो सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयन्स हैं वो इसके करीब आना शुरू हो जाएंगे और एक डबल लेयर इसके इर्द गिर्द एक्वायर हो जाएगी। अब जो मजीद जिंक आयन्स हैं जो रिड्यूस होना चाहते हैं, जो इस रॉड से इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, वो उसके करीब नहीं आ सकते। यानी इसके इर्द गिर्द अब क्या हो गया, एक लेयर डेवलप हो गई है और एक बैरियर डेवलप हो गया। यानी उन जिंक आयन्स को इस बैरियर को क्रॉस करना है, इस पोटेंशियल को क्रॉस करना है। जब वो क्रॉस कर पाएंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएंगे। इस पोटेंशियल का नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर रिडक्शन चल रही हो तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा और अगर ऑक्सीडेशन चल रही हो तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। वन ऑफ देम इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, द अदर वन इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी अगर आप ऑक्सीडेशन के सेंस में लिख रहे हैं तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और अगर रिडक्शन के सेंस में लिख रहे हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इट इज आल्सो कॉल्ड एज, जब ये अकेला मौजूद है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड कब इस्तेमाल किया जाएगा? जब आप आरटीपी की बात करेंगे, रूम टेंपरेचर एंड प्रेशर की बात करेंगे, यानी टेंपरेचर चल रहा होगा 298 केल्विन, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट या 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो भी गैस अगर वहां पर इन्वॉल्व है तो उसका प्रेशर 1 atm होगा और अगर सॉल्यूशन यहां पर मौजूद है जैसे कि है तो इट मस्ट बी 1 मोलर, यानी 1 मोलर सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड कहा जाएगा। तो दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से एक गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल काम कर रहा होता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि हमारे पास कॉपर और जिंक का एक गैल्वेनिक सेल था, तो कॉपर वहां पर रिड्यूस हो रहा है और जिंक वहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। उसकी रीजन वहां पर क्या बताई जा रही है कि जनाब कॉपर आयन्स का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक आयन से ज्यादा है या जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर के इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा है, जिसकी वजह से ये काम हो रहा है और उनका डिफरेंस हमें ऊपर गैल्वेनम वोल्ट मीटर शो करके बता रहा है 1.10 वोल्ट। तो देखना ही है कि आखिरकार अब हम इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे करेंगे। बेटा इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हमने डिवाइस किया एक इलेक्ट्रोड दैट इज कॉल्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारे पास मौजूद है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो बेटा मेरी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको बना नजर आ रहा है। ठीक है, ये कैसे डेवलप किया जाता है, इसके अंदर क्या चीज होती है? तो बेटा इट इज वेरी सिंपल। 1 मोलर HCl सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है और 1 मोलर HCl सॉल्यूशन रखने की वजह बहुत सिंपल है कि 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में 1 मोलर हाइड्रोजन आयन्स होते हैं, क्योंकि HCl कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है इन इट्स 1 मोलर सॉल्यूशन और डीकंपोज भी नहीं होता। हालांकि हाइड्रोजन आयोडाइड उससे भी स्ट्रॉन्गर एसिड है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो डीकंपोज होकर हाइड्रोजन गैस और आयोडीन वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है। और बाकी एसिड तो बात से आपको पता ही है उससे वीकर है, इसलिए इस्तेमाल किया जाए। दूसरी बात इसमें अंदर ये बात याद रखनी है कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ से हाइड्रोजन गैस इसके अंदर एंटर हो रही है और वो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का सहारा लेते हुए सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होगी या नहीं डिसॉल्व होगी, डिपेंड अपॉन कि उसके साथ कौन सा इलेक्ट्रोड लगाया गया। याद रहे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ए सिंगल इलेक्ट्रोड, वो सिंगल इलेक्ट्रोड है। इट मे बी एन ऑक्सीडेशन हाफ सेल और इट मे आल्सो बी अ रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है जी। तो ये देखिए 1 मोल एटीएम गैस पर हाइड्रोजन गैस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ इसके एंटर की जाएगी। सॉल्यूशन ये है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज आर्बिट्रेरीली असाइंड एज 0, यानी हमने किया क्या कि हमने जिंक, कॉपर, प्लैटिनम, प्लाटियम, गोल्ड, फ्लोरीन, क्लोरीन सबको छोड़ दिया और हाइड्रोजन को एज ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया और हमने कहा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर एंड 1 मोलर हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन इट विल बी 0.00 वोल्ट, यानी वेदर उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है या उसमें रिडक्शन हो रही है, दोनों सूरतों में वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 कंसीडर किया जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन होगी तो कैसे होगी, रिडक्शन होगी तो कैसे होगी, ये आपके सामने नजर आ रहा है आपको कि ऑक्सीडेशन के केस में बाहर से आने वाली हाइड्रोजन गैस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को टकराकर हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ट्रेवल करते हुए दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रेवल कर जाएंगे, यानी कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रेवल कर जाएंगे, क्योंकि कॉपर की वहां पर रिडक्शन हो रही है, जैसे कि आप इस डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं जहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है इसको। ओके, अब हो क्या रहा है बेटा, जरा गौर से देखें कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यकीनन पीएच ड्रॉप होनी शुरू हो जाएगी। एज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस पीएच डिक्रीजेस, पीएच नीचे की तरफ जाती है, ठीक है। और मोर ओवर क्योंकि हाइड्रोजन गैस कंज्यूम हो रही है तो जो हाइड्रोजन के बबल्स हैं, जो निकलते हुए बबल्स नजर आ रहे हैं वहां पर, इट गेट डिक्रीज्ड, ये बबल्स भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे कि हाइड्रोजन गैस बाहर सेंटर हो रही है, उस इलेक्ट्रोड से टकराने के बाद बाहर आती है, अगर इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक है। तो अगर वो इस्तेमाल हो रही है तो जाहिर बात है जो बबल्स बाहर आ रहे हैं उनकी अमाउंट कम हो चुकी होगी, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के तौर पर काम करेगा। लेकिन ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के तौर पर काम कर रहा होगा तब भी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 वोल्ट कंसीडर किया जा रहा होगा। अब यहाँ पर देखें, अगर रिडक्शन हो रही है, सब रिडक्शन कब होगी, कभी भी हो सकती है, यानी अगर कोई इलेक्ट्रोड ऐसा हाइड्रोजन के साथ कपल कर दिया गया है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है, यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है, ऐसा इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन के साथ कपल कर दिया गया है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है, तो उस वक्त हाइड्रोजन रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और वो दूसरा इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा, जैसा कि आपको इस वक्त यहाँ पर इस स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि जिंक को हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल किया गया, जिंक अब ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन वहां पर रिड्यूस हो रहा है। तो जब रिडक्शन हो रही होगी तो हाइड्रोजन आयंस जो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो कन्वर्स में जो बबल की एक्सपल्शन है वो बढ़ जाएगी, कि बाहर से भी हाइड्रोजन गैस आ रही है और यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो ये बढ़ गया। और मोर ओवर पीएच, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी इसलिए पीएच यहाँ पर बढ़नी शुरू हो जाएगी। इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है अब वो किस तरह से काम कर रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हाफ सेल के तौर पर काम कर रहा है या रिडक्शन हाफ सेल के तौर पर काम कर रहा है। दोबारा कॉपर और हाइड्रोजन वाले डायग्राम पर आते हैं जो हम देख रहे थे। तो ये देखिए, कॉपर इलेक्ट्रोड को जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल किया जाएगा, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख भी रहे हैं, तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि वोल्ट मीटर हमें रीडिंग बता रहा है 0.34 वोल्ट। वोल्ट मीटर का सिर्फ एक ही काम है कि उसने रिडक्शन उसने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी ईएमएफ आपको बतानी है,
मैयर करके बतानी है, ठीक है। अब उनमें से दोनों इलेक्ट्रोड में से एक इलेक्ट्रोड का कितना पोर्शन है, दूसरे इलेक्ट्रोड का क्या हिस्सा है, ये उसका आप डोमेन नहीं है, वो हमें खुद कैलकुलेट करना। तो कॉपर वाली बात हमारी वाइंड अप हुई बेटा। अब हमने जिंक वाले इलेक्ट्रोड की बात करनी है, यानी जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए रिडक्शन रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड के तौर पर काम कर रहा है, यानी वहां पर रिडक्शन हाफ सेल के तौर पर काम कर रहा है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो डायग्राम हमने थोड़ी देर पहले भी देखी थी जिंक के हवाले से, कि अब इलेक्ट्रॉन जिंक सेल से कन्वर्ट हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं टुवर्ड्स द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन की रिडक्शन होगी और जिंक की ऑक्सीडेशन होगी। तो इसके लिए कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, ये बॉटम पर आप देख सकते हैं। फॉर द जिंक इलेक्ट्रोड वोल्टमीटर में फिर वोल्टमीटर रीडिंग बता दी 0.76 वोल्ट। इस मर्तबा रिड्यूस कौन हो रहा है, हाइड्रोजन, और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, जिंक, ठीक हो गया। तो 0.746 वोल्ट को हमने रिपीट कर दिया। हाइड्रोजन की जगह हमने क्या लिख दिया जी, 0.00 वोल्ट। बेटा देखिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल भी 0.00 और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0.00 एंड इट इज एन आर्बिट्रेरली असाइंड वैल्यू, ठीक है जी। तो अब आप देखें, ये जिंक की जगह हमने दोबारा जिंक लिख दिया। तो ये जो हमारे पास अब आंसर आया है, दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, और वो आ गया 0.76 वोल्ट एंड इट इज ऑन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्केल, यानी SHE स्केल पर ये बनाया गया, ठीक है। अब आप देखेंगे, अगर हमने इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करना हो तो कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट चेंज द साइन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है बच्चों, प्लस 0.76, और रिडक्शन पोटेंशियल कितना नजर आ रहा है, माइनस 0.76, ठीक है। सिमिलरली जब कॉपर वाली हमने बात की थी, तो उसमें क्या होगा कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.34 वोल्ट होगा, ठीक है। इस बुनियाद पर जब हम मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड्स को आपस में जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते चले जाते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आने शुरू हो जाते हैं, और वो इतने सारे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आते हैं उनको जब एक प्रेस्क्राइब्ड मेथड से अरेंज किया जाता है, तो हमारे पास एक नई सीरीज आ जाती है कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस पेज नंबर 3 पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एक डेफिनेशन लिखी हुई है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीजिंग ऑर्डर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्केल as prescribed by IUPAC। तो IUPAC ने ये हमें कहा है कि इस तरह अरेंज करना है। अब बेटा आप यहाँ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको नजर आ रही है, पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऊपर नजर आ रही है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ आसान से फीचर्स हमारे सामने हैं। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको सबसे पहली जो चीज नजर आ रही है वो ये है कि एन दरमियान में देखें आप कि आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नजर आएगा जिसके सामने लिखा हुआ है 0.00 वोल्ट। बिल्कुल टॉप पर आपको अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल नजर आएंगे, यानी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है, या आप कह लें कि दे हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल, यानी रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है। कन्वर्स में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जबकि बिल्कुल बॉटम पर देखें आप, तो आपको बिल्कुल बॉटम पर आपको फ्लोरीन नजर आएगा, उससे जस्ट ऊपर आपको गोल्ड नजर आएगा, उसके कुछ ऊपर आपको सिल्वर भी नजर आएगा, उसके कुछ ऊपर आपको कॉपर भी नजर आएगा। यानी क्वाइनेट मेटल्स का तमाम का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो क्वाइनेट मेटल के जो आयॉन्स हैं, यानी कॉपर पॉजिटिव 2, सिल्वर पॉजिटिव 1 एंड गोल्ड पॉजिटिव 3, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनको जहां भी इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ये फौरन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं एंड गेट रिड्यूस, खुद रिड्यूस हो जाते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। इसलिए आप मेरे अकब में देख सकते हैं, मैंने यहां पर लिख दिया आपके सामने कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स दे आर स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट्स। रिडक्टेंट्स मीन रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, यानी मेटल खुद रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे ही सोडियम किसी और मेटल से या आयन से मिलेगा, ठीक है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, यानी उसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। फर्स्ट ग्रुप के भी एलिमेंट यही काम करते हैं और सेकंड के भी यही करते हैं, और बहुत सारे दूसरे मेटल भी यही काम करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हैलोजेंस कहाँ हैं, आप देख सकते हैं कि नॉन मेटल्स में से सबसे ज्यादा नॉन मेटल्स में से सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है,
हाइड्रोजन का खुद का 0.00 वोल्ट, बाकी तमाम नॉन मेटल उसके नीचे। कुछ नॉन मेटल्स का तो यहाँ पर जिक्र भी नहीं है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसका यहाँ पर जिक्र नहीं है हमारी सीरीज में। अब आपने ये बात याद रखनी है कि उनका रिडक्शन पोटेंशियल भी हाइड्रोजन से ज्यादा है, यानी ऑक्सीजन हैज अ ग्रेट टेंडेंसी, आई शुड से ग्रेटर टेंडेंसी देन हाइड्रोजन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टू गेट कन्वर्टेड टू ऑक्साइड आयंस। सिमिलरली नाइट्रोजन भी यही काम करता है, जबकि हाइड्रोजन ये काम उनसे कम करता है, इसलिए हाइड्रोजन का 0.00 वोल्ट है, जबकि उसके नीचे आयोडीन है, फिर उसके नीचे ब्रोमीन है, उसके नीचे क्लोरीन और सबसे नीचे फ्लोरीन नजर आ रहा है, यानी ऑल हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन दिस सीरीज, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन दिस सीरीज ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस। जो भी आयंस यहां पर लिखे गए हैं, जो भी मेटल नॉन मेटल लिखे गए हैं, उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ऊपर से नीचे क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, और रिड्यूसिंग खुद की रिड्यूसिंग पावर खुद की रिड्यूसिंग एबिलिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इन्हीं बुनियाद पर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और एप्लीकेशंस को यहाँ पर आउटलाइन किया, इनको मैं एक एक करके आपके सामने समझाऊंगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहेगी और उसको आप देखते रहिएगा और हम इसको एक्सप्लेन करते चले जाना पड़ेगा। तो वो कहता है 0.34 वोल्ट इस फार्मूले के तहत किसके बराबर आएगा। अब बेटा यहाँ पर रिड्यूस कौन हो रहा है, कॉपर, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, हाइड्रोजन। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल तो हमें मालूम ही नहीं है, हमने दोबारा कॉपर लिख दिया। सेल पोटेंशियल हमने वोल्टमीटर से मेजर कर लिया, हमने लिख दिया 0.34 वोल्ट, जबकि यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन की जगह पर 0.00 वोल्ट। इसका मतलब क्या, मतलब बिल्कुल सिंपल है कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ गया बच्चों, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आ गया 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। जी बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस की। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको अब मेरे लेफ्ट साइड पर नजर आ रही है, ठीक है, और मैंने अपने राइट साइड पर इनके लिए सॉल्यूशन किया है। तो सबसे पहले जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है प्रेडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी हम केमिकल रिएक्शन को प्रैक्टिकली कराने से पहले ऑन द टेबल ये चेक कर सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन अगर हम कराएंगे तो होगा या नहीं होगा। तो इसका पता कैसे चलेगा, तो एक केमिकल रिएक्शन में अगर किसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और आपके प्रोपोज्ड केमिकल रिएक्शन में वो वाकई रिड्यूस हो रहा है, तो जब आप प्रैक्टिकली इस रिएक्शन को करेंगे तो वो जरूर होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सोडियम ब्रोमाइड के एक्वस सॉल्यूशन में से अगर क्लोरीन गैस को पास किया जाए तो सोडियम क्लोराइड बनता नजर आ रहा है और ब्रोमीन उसमें से बबल होती नजर आएगी। अब आप देखें कि इसमें ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कौन हो रहा है, ब्रोमीन यहाँ पर बेटा ऑक्सीडाइज हो रहा है, ब्रोमाइड आयंस ब्रोमीन में कन्वर्ट हो रहे हैं, जबकि क्लोरीन गैस क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो रही है। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल्स क्या लिखे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाज़ेह तौर पर बता रही है कि क्लोरीन का ही रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और ब्रोमीन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, और क्लोरीन ही यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है और ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका मतलब है ये रिएक्शन जरूर होगा, ये रिएक्शन बिल्कुल ओके, ये रिएक्शन होगा। इस तरह बड़ी आसानी से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप एक और एग्जांपल देखें कि हमारे पास आयरन सल्फेट का, आयरन 2 सल्फेट का मुझे कहना चाहिए एक्वस सॉल्यूशन मौजूद है और सिल्वर मेटल उसके अंदर डाली जा रही है, और हम ये सोच रहे हैं कि सिल्वर उसमें डिसॉल्व हो जाएगा जबकि आयरन उसमें से बाहर आ जाएगा और आयरन डिपॉजिट हो जाएगा सिल्वर स्पून के ऊपर। तो हमने ये प्रपोज्ड केमिकल रिएक्शन लिखा। अब हमने चेक किया कि इसमें से ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कौन हो रहा है, तो पता चल रहा है कि आयरन पॉजिटिव 2 है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर आयरन न्यूट्रल है, यानी आयरन यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है जबकि सिल्वर ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर नजर दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने गलती कर दी। क्या गलती कर दी कि इस केमिकल रिएक्शन में आयरन रिड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नजर आ रहा है कि आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, यहाँ पर सिल्वर ऑक्सीडाइज हो रहा है जबकि पता चल रहा है कि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है
दिस केमिकल रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू अकर, ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। इसी बुनियाद को इसी बात को बुनियाद बनाते हुए हम कैलकुलेशन ऑफ द ईएमएफ करते हैं, और ईएमएफ कैलकुलेट करने के बाद यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मेजर करने के बाद भी हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो कहता है अगर ईएमएफ पॉजिटिव आ जाती है तो सेल जरूर काम करेगा, अगर ईएमएफ पॉजिटिव आ जाती है तो सेल जरूर काम करेगा, लेकिन अगर ईएमएफ पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव आती है तो सेल काम नहीं करेगा। इन्हीं दो रिएक्शंस के सेल पोटेंशियल्स मैंने आपके सामने कैलकुलेट किए हैं। तो देखें E naught cell is equal to E naught chlorine for the reaction number 1 plus E naught bromide ions। अब देखना ये कि ये दो तरीकों से क्यों लिखे जा रहे हैं, एक जगह क्लोरीन लिखा, दूसरी जगह ब्रोमाइड लिखा। बेटा बात बड़ी सिंपल सी है कि क्लोरीन वहां पर रिड्यूस हो रहा है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देख सकते हैं कि क्लोरीन को Cl2 लिखा हुआ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और राइट हैंड साइड पर क्लोराइड लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर ब्रोमाइड आयन लिखा हुआ है। ये देखिए ब्रोमाइड आयन ऑक्सीडाइज होकर ब्रोमीन में कन्वर्ट हो रहा है, तो जब ब्रोमाइड आयन ब्रोमीन में कन्वर्ट हो रहा है तो ब्रोमाइड आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पर लिखा जाएगा, या आप कह लें कि ब्रोमीन का रिडक्शन पोटेंशियल का साइन चेंज करके लिखा जाएगा। 1.36 माइनस 1.08 इसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है, प्लस 1.08 उसका साइन चेंज किया, इन दोनों को माइनस किया, आंसर आया 0.28 वोल्ट। पॉजिटिव में आ रहा है आंसर, इसका मतलब है ये सेल बिल्कुल सही काम करेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सिमिलरली रिएक्शन नंबर 2 को देखें कि आयरन रिड्यूस हो रहा है, आयरन पॉजिटिव 2, जबकि सिल्वर रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसलिए वहां पर सिल्वर लिख दिया गया। अब आयरन पॉजिटिव 2 का तो रिडक्शन पोटेंशियल है ही माइनस 0.44 वोल्ट, जबकि सिल्वर आयंस का रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस 7994। जब उसको ऑक्सीडेशन की सेंस में लिखेंगे तो साइन को ऑपरेट कर देंगे, दोनों माइनस हो गए, जब माइनस करेंगे तो फिर नेगेटिव सेल पोटेंशियल आ रहा है। नेगेटिव सेल पोटेंशियल का मतलब है ये सेल काम नहीं करेगा, दिस सेल इज नॉट गोइंग टू वर्क, ये सेल काम नहीं करेगा। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अगली हमारे पास है बेटा रिलेटिव टेंडेंसीज ऑफ मेटल्स टू रिएक्ट। तो बड़ी आसान सी बात है बेटा, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे याद रखिएगा मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, नॉन मेटल्स की इंक्रीज होगी। आसान सी बात है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं। अगली बात है जनाब एवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड्स, जब उनको मेटल से रिएक्ट कराया जाएगा। तो जरा देखें, अगर हम सिल्वर को HCl एक्वस से रिएक्ट कराते हैं और हम ये सोच लेते हैं कि इसमें से सिल्वर क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस इसमें से एक्सपेल आउट होगी, तो जो हमने टॉपिक बिल्कुल पहला पढ़ा है यानी प्रेडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, और ये कैलकुलेशन होता है, इसको इस पर फिट करें तो आपको खुद ही आंसर मिल जाता है। यहां पर देखें कि सिल्वर से सिल्वर आयंस बन रहे हैं, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। सिर्फ इतनी बात से ही मामला क्लियर हो जाता है कि सिल्वर आयंस का तो रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है और यहां पर ये ऑक्सीडाइज होता नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन नहीं होगा, यानी coinate metals are not able to expel hydrogen gas when they react with dilute acids। लेकिन इसके कंट्रास्ट में जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम, अल्कली, अल्कलाइन अर्थ मेटल when they reacted with dilute acids उसमें से हाइड्रोजन गैस जरूर एक्सपेल होती है, ठीक है जी, एक्टिव मेटल्स इनको कहा जाता है। तो ये जनाब एक्सपेल्शन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। तो तमाम एक्टिव मेटल्स को जब भी इवन सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये तो इतनी ज्यादा एक्टिव है और इनका रिडक्शन पोटेंशियल इतना नेगेटिवली हाई है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि ये डाइल्यूट एसिड से एक स्टेप आगे वाटर में से भी हाइड्रोजन गैस एक्सपेल कर देती है, अल्कोहल्स में से भी हाइड्रोजन गैस एक्सपेल कर देती है, यानी इनका रिडक्शन पोटेंशियल एक्सट्रीमली नेगेटिवली हाई है। ठीक हो गया।
द लास्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वन मेटल बाय द अदर। सर इसका क्या मतलब है? ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बहुत काम आता है। यानी अगर आपके पास, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने ये एग्जांपल ली थी, इसी को यहाँ पर दोबारा कोट कर लेते हैं। तो ये देखिए, आयरन सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है और उसमें हम सिल्वर स्पून से उसको स्टर कर रहे हैं। वो कहते हैं नथिंग हैपेंस, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ऑलरेडी ज्यादा है और आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल ऑलरेडी कम है। आयरन ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में और सिल्वर ऑलरेडी रिड्यूस्ड स्टेट में, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये लिख दिया गया। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स, अगर आपके पास ये सॉल्यूशन होता, यानी आपके पास सॉल्यूशन है किस चीज का, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन मौजूद है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का आपके पास क्या मौजूद है जी, एक्वस सॉल्यूशन, और उसको आप स्टर करने की कोशिश कर रहे हैं जिंक रॉड से, ठीक है। तो कुछ ही देर बाद जो एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, विच इज ब्लू इन कलर, वो थोड़ी ही देर बाद कलर लेस हो जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन इज गेट कन्वर्टेड इनटू जिंक सल्फेट एंड कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी वो तमाम मेटल्स इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो तमाम मेटल्स जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और वो एक्वस सॉल्यूशन की शक्ल में मौजूद हैं, will be displaced by the other metals having lower reduction potential but present in the solid state, यानी मेटालिक फॉर्म में मौजूद है, और फिर उनको आपस में रिएक्ट कराया जाता है। तो ऊपर वाली मेटल्स नीचे वाले मेटल आयंस को सॉल्यूशन में से एक्सपेल आउट कर जाएगी। ऊपर वाली मेटल्स नीचे वाली मेटल आयंस को उनके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगी। यही बात नॉन मेटल के लिए रिवर्स है। ये एग्जांपल आपके सामने मौजूद है कि क्लोरीन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे नजर आ रहा है, और हमने यहां पर क्या किया कि क्लोरीन गैस को जब सोडियम ब्रोमाइड के एक्वस सॉल्यूशन में से पास किया, तो सोडियम ब्रोमाइड में से ब्रोमीन एक्सपेल होनी शुरू हो गई और क्लोरीन वहां पर डिसॉल्व होना शुरू हो गई, और सिमिलरली फ्लोरीन के साथ भी ऐसा हुआ। ये था बेटा हमारा चैप्टर नंबर 10। उम्मीद है कि आपको चैप्टर नंबर 10 में से बहुत सारी बातें आसानी समझ आ गई होंगी। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, इस गैल्वेनिक सेल की जो एप्लीकेशन है उसका नाम है बेटा बैटरीज एंड सेल्स, जो कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा और साथ कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस किए जाएंगे। आज की बात हमारी यहीं पर काम करनी होती है। अल्लाह हाफ़िज़।